तो बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने हमने, चैप्टर हो गया कंप्लीट सारा। पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज एक टॉपिक होता था पहले सिलेबस में ना, थ्योरी में नहीं आना, वो प्रैक्टिकल फिजिक्स में आएगा। ठीक है, नोट्स में मीटर ब्रिज के बारे में बढ़ाया हुआ है, पोटेंशियोमीटर भी है। ठीक है, वो सारे ईएमएफ मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में थ्योरी के एग्जाम में नहीं आने वाले, इसलिए हमने नहीं करना वो। प्रैक्टिकल फिजिक्स में हम थ्योरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। कॉपर वायर है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉपर की वायर कहीं से पतली हो गई है, कहीं मोटी हो गई। डीसी बैटरी, डीसी बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मिलेगा। वायर यहां से करंट एंटर करेगा, आए लीव भी कितना करेगा, चाहे वायर थिन हो चाहे थिक हो, करंट क्या रहना है, सेम रहना। उसे पूछा हुआ है विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट अलोंग द वायर। इन्होंने रेजिस्टिविटी बोला हुआ है, वो भी ठीक है, आप अपने आंसर लिख सकते हो। कौन कौन क्वांटिटी सेम रहती है मैं सारी बता देता हूं। सबसे पहले करंट, करंट सेम रहता है। ठीक है, दूसरा कौन सेम रहना है, रेजिस्टिविटी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन। तीसरा कंडक्टिविटी। ठीक है, और करंट अपॉन एरिया होता है जे, एरिया चेंज होगा करंट डेंसिटी चेंज हो जानी है। ठीक है, फिर करंट किसके इक्वल होता है, एन ए ई बी डी। ना करंट चेंज हो रहा है, ना नंबर डेंसिटी, ना चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। एरिया चेंज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो कल को पेपर में आ जाए ऑप्शन दिए हो कि चार ऑप्शन हो, उनमें चेक करना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, एरिया भी वेरिएबल होगा, करंट डेंसिटी भी वेरिएबल होगी, कौन कांस्टेंट होगा, करंट, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा यही पूछे कि आप बताएं, चार ऑप्शन देके पूछ लेंगे। लग गया बेटे क्लियर, ये आपने याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। सेकंड में क्या बोला है, कहता है सेल है, ईएमएफ कितनी है उसकी, सेल की ईएमएफ कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, आर है, किसके क्रॉस कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे करते थे आपको पता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है, किसके इक्वल होता है, ई माइनस आई आर, और आई किसके इक्वल होता है, सप्लाई वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने इसमें पुट करनी है, करो कॉपी में, क्या आंसर आएगा बताओ। ये बनना, अब ग्राफ किसमें प्लॉट करना है बताओ, ग्राफ किसमें बनाना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और किससे बनाना है, कैपिटल आर में। तो डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा कि छोटा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा ना। इनिशियली जब आर स्मॉल आर तो फिक्स है, आर की वैल्यू पहले 1 पुट करो, ऊपर 1 नीचे 1 प्लस आर, फिर 2 करो, फिर 3 करो, इनिशियली क्या होना है, इंक्रीज। और ये पैरेलल होने का मतलब क्या है कि जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी, करंट की ई कितना आएगा, कांस्टेंट। कैसे, इसके लिख सकते हैं इसको, ई 1/r+1 कर सकते हैं बेटे ऐसे। अगर आर इन्फिनिटी हो जाता है, 1/infinity कितना होता है, तो फाइनल आंसर वी क्या आएगा, ओनली ई। बन गया देखो। तो पेपर में ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है या 2 मार्क क्वेश्चन आएगा कि पहले फॉर्मूला बताओ फिर प्लॉट करो, या 4 ऑप्शन होंगी ग्राफ की। तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ड्रॉ कर लो। ऐसे हो गया, वो लिख लो सारा साइड पे। ये तो ही होगा,
ये नजर आ रहा है पीछे से? मैं कर ही देता हूँ इसको। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो पढ़ो। वायर है, कितनी रेजिस्टेंस है, बेंड कर दे किस फॉर्म में, कितने इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके क्रॉस निकालनी है, डायमीटर के अराउंड, मींस डायमीटर के क्रॉस आपने बैटरी लगा दी। पिछला क्वेश्चन हो गया। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स में ए और बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस R2 आती, तो ऊपर वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी बताओ, है R, नीचे वाले की कितनी होगी? ये कुछ सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? ये दोनों डिवाइसेस पैरेलल में के सीरीज में है? क्योंकि आपने अगर यहां पे बैटरी लगाते हो ना, यहां से करंट आएगा, उसके दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे ऊपर नीचे, करंट डिफरेंट होगा ना, बट वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R, रेसिप्रोकल करते हो ना, टोटल कितनी थी, 2R थी, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल करेंगे नेट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, R/2। कितना आंसर नेट, R/2। ठीक है, तो इन्होंने R लिखा हुआ, ये गलत है, R नहीं आना, कितना आना है, R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कितनी रेजिस्टेंस है पढ़ो, बेंड किया, फिर से भी निकालना ना, 20/20 पेपर है। अब बताओ कितना आंसर आएगा, हाँ ये 2R है, ये भी 2R है, इसकी नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/2R प्लस 1/2R, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, R आ जाएगा। करके देख लो कॉपी पे, 1/2 करो कॉपी पे, 1/2R प्लस 1/2R सॉल्व करो, 2/2R आना, 2 कट जाना, R ओनली। अच्छा नेक्स्ट क्या है, कहते हैं हाउ डज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मोबिलिटी अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखो, आपको याद है मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, न्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, E tau बाय m होती है। ठीक है, कहते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर पे क्या कर दिया, देखो इधर डबल कर दिया, क्या किया, डबल, लेंथ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, लेंथ और टेम्परेचर क्या है, कहते हैं मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहां पे ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है अगर मास और चार्ज के बारे में बताओ। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने पहले फॉर्मूला कब यूज करना है, इफ कॉपी पे लिखो, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, तो मोबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। या आपको पेपर में बताना पड़ना एग्जामिनर को, दो फॉर्मूले लिखे मैंने, मैं दोनों के साथ आंसर बताता हूं। पहला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, बोला नहीं है मैंने, खुद से लिखा। अगर ये कांस्टेंट है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डबल करेंगे तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन ये होता है ना, इक्वल टू V/d, V क्या होती है पोटेंशियल पे, D क्या होती है लेंथ। सो पहले अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर चले, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो, मोबिलिटी हाफ हो जाएगी। लिख लो कॉपी पे, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है देन इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट, और देखिए वीडियो चल रही है ना, और तो बैटरी लो आई है 10 दिन। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन with increase in electric field and potential difference, with increase in electric field and potential difference, mobility decreases, mobility decreases। ठीक है, अच्छा लिखो, if mu equal to E tau by m, ये कब यूज करना है, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। दूसरा आंसर, हमें पेपर में कुछ नहीं कहा, हम दोनों में कोई भी लिखा है नंबर पूरे मिलेंगे।
अगर मोबिलिटी क्या है, ई टॉ बाय एम। टॉ रिलैक्सेशन टाइम होता है टेम्परेचर पे डिपेंड। क्या टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं? टॉ कांस्टेंट। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा? क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज चेंज होगा? तो मोबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? लिखो इफ म्यू इक्वल टू ई टॉ बाय एम, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन मोबिलिटी। नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन मोबिलिटी। ठीक है बेटे, ठीक है, दोनों तरह के आंसर लिखवा दिए। पेपर में जो कंडीशन गिवन होगी वो यूज कर लेनी है आपने। कहते पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर पे क्या किया, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड टू रिलैक्सेशन टाइम इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। अच्छा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ये वर्टिकली वायर है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो कर देते हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन होगा? बहुत सिंपल है फॉर्मूला, सिंपल। पता किसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन क्या होता है? लिख लो कॉपी पे, वी डी इक्वल टू ई ई टॉ बाय एम। वी डी इक्वल टू ई ई टॉ बाय एम। बताइयो, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर कम हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? तो सिर्फ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला एक है, उसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन, ये सारे पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन आपने करके जाने, सारा पेपर इसी में से ही आना है। आप बताओ, कहता है हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर अफेक्ट विद राइज इन टेम्परेचर। अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखो, यही लिखना आपने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां तक इसने कोलाइड करने जाना है, तो टाइम लगना ना। जितना ये टाइम कंज्यूम करेगा पहले कोलिजन में, उसको क्या कहेंगे? अब टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? ज्यादा। और अगर टेम्परेचर आप ज्यादा कर देते तो क्या होगा? ये जल्दी जाएगा। अगर जल्दी गया तो टाउ, टेम्परेचर हाई है, टाउ क्या हो जाना है? डिक्रीज। टाउ डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जानी है? तो ये आंसर लिखना है इसका कि हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये बता दो, तीनों स्टेप लिख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नीचे लिख दो इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। लिख लो, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। देखो पेपर में सिर्फ इतने लिखने के नंबर नहीं होते, इतने लिखने के आधा नंबर मिलता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज इंक्रीज हुआ है वो रीजन आपने लिखना होता है। ठीक है, चल रहे हैं? ठीक है, ध्यान रखिए, नो बैटरी आएगा दस। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोर्ड्स में 2018 में आया हुआ ये। 10 वोल्ट बैटरी और कनेक्ट किसके क्रॉस किया है? 200 वोल्ट बैटरी। क्या दोनों के टर्मिनल्स एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, क्या अपोज कर रहे हैं? क्योंकि ये कहता है करंट एंटी जाए, एंटी क्लॉकवाइज जाए, ये कहता है करंट, तो दोनों को नेट ईएमएफ ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी? माइनस होगी। इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितनी मिलेगी? 190। रेजिस्टेंस कितनी है? करंट कैसे निकाल लेंगे? 190 और 38, आंसर आ जाएगा। पता लगा सेपरेट क्यों किए? बेटे पोलैरिटीज देखनी है आपने मेन, लिख लो। अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम एंड दूसरा कौन है? कॉपर वायर। दोनों की लेंथ क्या है? सेम। रेडियस भी क्या है? दोनों को कनेक्ट कैसे किया? कैसे कनेक्ट किया बताओ? सीरीज में। दोनों में करंट सेम होगा, डिफरेंट होगा? फाइंड क्या करना है? कहते हैं कौन जल्दी हीट अप होगा। तो बेटे हीट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्लास 10th में भी किया है, तो प्लस 2 में भी हमने किया है। हीट क्या थी? आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर टी। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम है कि वोल्टेज सेम है? पहले वाला यूज करेंगे। हीट कॉपर और दूसरी कौन है? हीट नाइक्रोम। करंट सेम है, टाइम भी सेम है, रेजिस्टेंस कॉपर की आएगी। बताओ नाइक्रोम की रेजिस्टेंस ज्यादा है कि कॉपर की ज्यादा? नाइक्रोम की रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। कॉपर की क्या है? कम। तो हीट किसमें ज्यादा होगी? नाइक्रोम की रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? नाइक्रोम वायर पता कौन सी होती है? हीटर में यूज होती है।
उसके वो एलॉय है, एलॉय की रेजिस्टेंस क्या होती है ज्यादा। अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया होता फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो फिर ध्यान रखना, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे लो रेजिस्टेंस हाई हीट, तब कॉपर की वायर में जल्दी गर्म होना था। तो मीन हमारे घर में जो रेजिस्टर हीटर लगाते हैं नाइक्रोम और कॉपर को सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे? सीरीज में लगाएं, ताकि नाइक्रोम क्या करे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। भाई ठीक हो गया, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी बंद कर दे। हाँ जी जाओ। अच्छा बेटे, कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी ऑफ इंडक्टर, रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी। यूनिट्स क्या होंगे इसके? रेजिस्टिविटी के ओम मीटर है, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी क्या होंगे? ओम इनवर्स मीटर, और ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं, एस। अच्छा बेटे ये बताओ, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ये प्लॉट किसने बताया हुआ है? बड़ो, ये कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कौन है? करंट। फाइंड क्या करना है? कितने रेजिस्टर है? सेल कितने पढ़ो, कितने सेल लगाए हैं? तीनों सेल्स को सीरीज में लगाया कि पैरेलल में लगाया? सीरीज में है। कितने वट इज द ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस? तो ये जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, ये वोल्टेज कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? वोल्टेज कम कब होती है? जब चार्जिंग होती है कि डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग अपनी कॉपी में फॉर्मूला देखो, V वाला V क्या था? E माइनस आई आर था, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ग्राफ क्या था इसका? V और I में ये क्वांटिटी क्या होती थी? EMF। और ये क्वांटिटी क्या होती थी आपके पास? ठीक है, अब आप ग्राफ के अंदर कंपेयर करो, बताओ इस केस में 6 कौन है? 6 कौन है? E। EMF कितनी आ गई? और E बाई आर कितना है? E 6 है, R भी कितना हो गया? ये एक सेल की बात कर रहे हैं कि 3 सेल्स की? तो सीरीज में, सीरीज में वोल्टेज क्या होती है? ऐड होती है, रेजिस्टेंस भी क्या होती है? सो ईच सेल की ईएमएफ कितनी होगी? अगर टोटल 6 है तो ईच सेल की ईएमएफ कितनी होगी? 2। लिख लो अपनी कॉपी में, ईच सेल ईएमएफ कितनी होगी? 2 वोल्ट। और ईच सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 2 ओम। लिख लो, ईच सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और ईएमएफ कितनी है? 2 वोल्ट। लग गया पता? बट मैंने जब आपको क्वेश्चन कराया था, मैंने दोनों ग्राफ ड्रॉ करवाए थे, तो मैंने बोला भी था क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर आ जाएगा, ग्राफ से ईएमएफ निकाल लो या ईएमएफ देके ग्राफ पूछ लेंगे। तो ये 2016 में आया हुआ पेपर में। बेटे ये देखो, ये प्लॉट हमने देखा था लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में, कहता है वोल्टेज गैलियम आर्सेनाइड शो किया हुआ है नेगेटिव रेजिस्टेंस। बताओ नेगेटिव रेजिस्टेंस कब होती है? जब ग्राफ ऐसा बनता है कि ऐसे आता है, और A to B, B to C, C to D, D to E। नेगेटिव रेजिस्टेंस कब आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होगा स्लोप नेगेटिव। DE की स्लोप क्या है? और स्ट्रेट लाइन कर्व कब है? स्ट्रेट लाइन BC। तो BC क्या है? ओम्स लॉ। अच्छा एक चीज देखो, क्या BC ओरिजिन से पास करेगा? ओरिजिन से भी पास करना चाहिए था, वो कौन कर रहा है? AB। तो ओम्स लॉ कौन फॉलो करेगा? AB। लिख लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो। ओम्स लॉ कौन है? AB। और नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन है? DE। लिख लो। तो पेपर में देखो गैलियम आर्सेनाइड, मैंने नोट्स में बनाया हुआ ये वाला ग्राफ, तो गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। बेटे आप बताओ, कहते हैं हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर चेंज विद इंक्रीज इन करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या होता है? बताओ, पता आपको? I इक्वल टू NAE। अगर नंबर डेंसिटी चेंज होती है कभी कंडक्टर में, चल रही वीडियो, नंबर डेंसिटी चेंज होती है, लो बैटरी का नहीं आया। अच्छा, क्या वायर का एरिया बता रहा है चेंज हो रहा है? ना मेटल की नंबर डेंसिटी चेंज होती है, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन चेंज होता है।
कभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 टाइम पर -19 चेंज होना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट क्या है, प्रोपोर्शनल के इनवर्सली। और एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ना है, फिर बताओगे एन ए ई थ्राइस ऑफ देम आर कांस्टेंट, मोर करंट मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिख लो। ठीक है, देखो आंसर में सिर्फ ये इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, इसके नंबर नहीं मिलने, इसका आधा नंबर होता है, फॉर्मूला लिख के आने का नंबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। बेटे देखो, इधर देखो भी, कहते हैं अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, विच पैरामीटर रिमेन सेम फॉर ऑल। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तीनों को सीरीज में लगाते क्या सेम रहता, करंट। ठीक है, अच्छा ये किसकी रेजिस्टिविटी है, कॉपर। कॉपर मेटल है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं आना। यहां पे सेमीलेटर होता तो डिक्रीज करती। ठीक है, याद रखना है, मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ ये। कहते हैं करंट की वैल्यू निकाल लो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, चार्ज अगर क्यू है, टी टाइम में फ्लो करता है तो करंट क्या होगा, क्यू क्वांटिटी। यहां पे चार्ज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में। तो सर्कल में हम करंट कैसे निकाल लेंगे, चार्ज अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड। यहां पे क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, और कांस्टेंट स्पीड गिवन है, तो कैसे निकाल लें। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा Q इंटू एफ, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी उन्हें एफ दी हुई है, एक आंसर तो ये है एफ क्यू, यहां तक आ गया एफ क्यू तक। दूसरा क्यू आएगा, आपको पता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई एफ। आप अगर ये वैल्यू ऊपर डाल दोगे तो ओमेगा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यू बन जाते हैं। एक ऑप्शन होगी क्यू बाई एफ, एक होगी एफ बाई क्यू, एक क्यू एफ होगी, एक नन ऑफ दीज होगी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर्कल में जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव करता है तो करंट कैसे निकलता है, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। हाँ ओनू कर दे, डन है पूरी के खत्म है, ओनू मोड क्लिक कर देना, चलती भी है ना। चलो जो स्विच ऑफ है सही। अच्छा बेटे अगला क्वेश्चन, बेटे कितने रेजिस्टर लगाए हैं, पढ़ो। इफेक्टिव रेजिस्टर ऑफ एन नंबर ऑफ रेजिस्टर पैरेलल। अच्छा बेटे अगर एक की रेजिस्टेंस एक्स है, ऐसे एन रेजिस्टर सीरीज में लगते हैं तो सभी की रेजिस्टेंस ऐड होगी, कितनी हो जाएगी, एन एक्स। कितनी हो जाएगी बेटे, अगर पैरेलल में लग जाए एक्स बाई एन। यहां पे क्या किया पैरेलल में, तो पहले तो नेट रेजिस्टेंस कितनी आनी है, एन एक्स आनी कि एक्स बाई एन। अच्छा कहते हैं एक के रेजिस्टर रिमूव करता, एक की करता, इफेक्टिव रेजिस्टर कितनी होगी, और ये ऐसे निकालोगे तो आपका आंसर y जो होगा वो क्या होगा। अगर एक रेजिस्टर निकाल लेंगे ये आ जाएगा ना y। कहता है द रेजिस्टर दैट इज मूव्ड इफेक्टिव बिकम y ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड रेजिस्टर। ठीक है, अच्छा इन्होंने निकालने के बाद बोली हुई है, बट n-1 ठीक तो है, इतना छोड़ो। यहां पे लिखो, यहां पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये। उसे स्टेटमेंट में ना सारे रेजिस्टर आइडेंटिकल बोले हैं कि डिफरेंट बोले हैं, सारे रेजिस्टर लिखा है आइडेंटिकल, नहीं लिखा ना फिर प्रॉब्लम आएगी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, अगर सारे क्या होते हैं आइडेंटिकल। तो क्वेश्चन लिखो पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आइडेंटिकल हो तो फिर तो यहां तक के काम खत्म हो गया हुआ। तो आपका सम ऐसे होना है, फर्स्ट रेजिस्टर R1 1/R2 1/Rn, या ना 1/X। आपने उनमें से एक रेजिस्टर निकाल दिया, आपने रिमूव किसको किया, Rn को। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे करना है। अगर तो आइडेंटिकल बोलने होते हैं ना फिर तो बहुत इजी होता सम। और ये एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी और कॉम्बिनेशन के ऊपर है तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ये।
ठीक है, शॉर्ट एंड में लिख लो रिमूव। देखो इधर बाद में लिख लो, पहले सारे नेट रेजिस्टर ऐसे निकलेगी, कौन सा रेजिस्टर रिमूव किया है, Rn, कितनी रहेगी बाकी, इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ ये बच जाएगा। आ गया आंसर, ये था बस, बाकी सारी टर्म्स तो वैसे ही है ना, आप उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो। यहां तक हमने निकाल लिया है, बाकी इन्होंने रीअरेंजमेंट किया हुआ है। कॉपी खोल लो बेटा, खुशदीप कॉपी खोल लो। ठीक है, कर लिया नोट। बेटे सर्शन रीजन आ गया, यहां पे एक क्वेश्चन ये भी है, चलो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक रेजिस्टेंस है आर है, कितने पार्ट डिवाइड किए हैं, ईच रेजिस्टेंस कितनी होगी, 10 आर होगी कि आर बाय 10 होगी, आर बाय 10। सभी को कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी, बताओ, कम हो जाएगी। तो आपकी R1 कितनी है, R बाय 10, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R1 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स कनेक्ट किया ना। क्या निकालना था आपने, R पैरेलल, तो ये सारे 10 बाय R ऐड किया, कितने टाइम ऐड किया, 10 टाइम्स, 100 बाय R, कितना आंसर आ गया। क्लास 10th में ना आपकी एनसीईआरटी ब्रैकेट से इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन था ये, एक रेजिस्टेंस को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर 5 के 5 को सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्ट कर लिया था, तो नेट रेजिस्टेंस R बाय 25 हो गई थी। यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो R बाय, तो इसका शॉर्टकट याद रख लो, R अपॉन n स्क्वायर, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया उतना स्क्वायर होता है। बेटे कॉपी खोल लो, कुछ तो मैंने ना 5 मिनट में लगने घर फोन करते हुए, तो बाकी फिर पिता जी जानन ਤੁਹਾਡੇ की करना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ मैं उन्होंने यही कहना कि पिछले घट्टो घट्ट तो 20-25 दिन हो गए क्लासेस नहीं लगा रहे, मैंने सिर्फ 2 मिनट लगने घर फोन करते हुए, बाद से तुम जो फेल हो जाते ना फिर फोन कर करके कहते पास कर दो। थोड़ी शर्म कर लो, अपनी नहीं करनी तो अपने घरदियां दी कर लो, कि सपने सजा के तुम स्कूल भेज दे, बच्चा की करेगा, तो बच्चा की करता है स्कूल आके। मेरा दिल नहीं करता किसी ने कुछ कहते हुए, तो ये आप ही कौन दे, एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स ने दी हुई है कि पढ़ लो, बाद से तुम पास भी नहीं होंगे, पास हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी ने नहीं कुछ कहता, बाद से फिर मैनू फोन कर करके तंग कर दे कि पास कर दो सर, तो क्लास तुम आना नहीं, जे आना तो गल्लां मारनी, ठीक है। अखा की शर्म ना लाओ, बड़ी मुश्किल इज्जत बनती है, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुहानू कोई कुछ कह सके, पर तुम करतूतां ही हो जी कर दो, ठीक है। क्लास चाहे तो पढ़न आए हो, गल्लां करनी घर जाके करो, ठीक है बेटे। रीजन सर्शन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, पेपर में 2 या 3 मिलते हैं हर बार, अगर फाइनल 70 मार्क का आएगा 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इस बार शायद 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। चल रही वीडियो, चलो बेटे। फ्यूज वायर हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, कहीं नहीं पढ़ा हमने, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट पेपर में आया हुआ है, क्लास 10th में किया था। एक फ्यूज वायर पता कौन सी होती है, जो सेफ्टी डिवाइस होती है, काम क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ्यूज वायर इज फॉर स्मॉल स्लो करंट ओनली, हाई जितना ही करंट सर्किट ज्यादा आएगा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आनी है, असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद मेटल बॉडी हैज 3 इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है कह रहा है कि नहीं। अवन की मेटल बॉडी होती है, फ्रिज की मेटल बॉडी है, माइक्रोवेव की मेटल बॉडी होती है ना, क्या टीवी की मेटल बॉडी है, नहीं है ना, टीवी 2 पिन है, जी प्रेस यूज करते हैं आयरन प्रेस, मेटल बॉडी 3 पिन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहते बट एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज 2 इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ओनली, ठीक है, बल्ब के 2 ही होते हैं, यहाँ पे 3 कनेक्शन है, तीसरा किसके लिए काम आता है, अर्थिंग के लिए।
3 पिन कनेक्शन रिड्यूसेस चांस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक कह रहे, ठीक है, तो आंसर देख सकते हो। अगला, रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर, बेटे सुपर कंडक्टर कब बनते हैं, सुपर कंडक्टर कब बनते हैं, जब उनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, 0। और यार रखो, अपनी कॉपी पे लिख लो, सुपर कंडक्टिविटी अचीव्ड, सुपर कंडक्टिविटी अचीव्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बेटे लिख लो, सुपर कंडक्टिविटी अचीव्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। देखो सुपर रेजिस्टेंस 0 होती है, हमें पता है, बट अभी तक हमने इसको यूज कहीं नहीं किया, कितने भी यूज नहीं किया। लैब के पता कितने टेम्परेचर बने हुए हैं, -180 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही कम टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली रीजन ये, असर्शन ये करेक्ट है, बट हमने कभी यूज नहीं किया इसको, कल को बन जाएंगे फिर यूज करेंगे, अभी नहीं किया, तो ये ओनली असर्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, कहते हैं सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ फिलामेंट एंड लाइन वायर बट मोर हीट प्रोड्यूस्ड इन फिलामेंट, ठीक है, कौन से फिलामेंट की बात कर रहे हैं, केड़ा बल्ब, इनकैंडेसेंट, पता है इनकैंडेसेंट बल्ब केड़ा होता है, जरा येलो लाइट वाला बल्ब होता है ना, पहला यूज करते थे, ओदी गल हो रही है, और बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, ओदी रेजिस्टेंस की होती है, ते कनेक्शन कॉपर वायर पे है, कॉपर की रेजिस्टेंस की है, वायर में करंट इसमें और इसमें सेम है कि डिफरेंट है, सीरीज में है ना, करंट की है, बट इसमें हीट ज्यादा क्यों प्रोड्यूस हुई, अभी प्रूव किया था हमने, हाई रेजिस्टेंस मोर हीट। कहता है फिलामेंट मेड ऑफ मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और उसका एप्लीकेशन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पावर रेटिंग पता आपको क्या चीज होती है, पावर रेटिंग, सारी ट्यूबलाइट हो, कोई भी डिवाइस हो ना, तो लिखा होता है 12 वोल्ट, 12 वाट 220 वोल्ट, क्या लिखा होता है, 12 वाट 220। टीवी के पीछे देखो और लिखा है 40 वाट 220 वोल्ट, मीन पावर एंड वोल्टेज हर डिवाइस के ऊपर लिखी होती है। उसका मीनिंग होता है कि अगर आप इस ट्यूब को 220 वोल्ट सप्लाई दी तो कितनी पावर आउटपुट देगी ये 12, बट अगर 220 ज्यादा दे दी खराब हो सकती है, कम दोगे तो आउटपुट कम हो जाएगी, ये होती है पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट व्हेन यूज्ड इन सर्किट, बिल्कुल गलत है। पावर रेटिंग से हमें किसकी वैल्यू पता चलती है कि आपने सर्किट में इस डिवाइस को कनेक्ट करना है, कितनी वोल्टेज देनी है। मान लो किसी डिवाइस की पावर रेटिंग से 60 वोल्ट है, आपने इसको 220 वोल्ट दे दी, क्या होगा, उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो बिना नॉलेज ऑफ पावर रेटिंग डिवाइस ऑपरेट नहीं होते, ठीक है। पावर रेटिंग में क्या क्या आता है, पावर, और दूसरा क्या आता है, सेफ्टी वोल्टेज। बिल्कुल गलत है। द रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है, गलत है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, ये ठीक है, बट असर्शन बिल्कुल ही गलत है। चलो न्यूमेरिकल आ गए। क्वेश्चन 1, लेंथ कितनी दी रेजिस्टर की, इसको स्ट्रेच कर दिया, लेंथ कितनी कर दी, तो कहता है कि ग्राफिकली पहले तो बताओ, ग्राफ बनाओ इसके रेजिस्टेंस का। बेटा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो है ही नहीं कोई, ठीक है। मैंने को फॉर्मूला लिखवाया था, ये यूज करना है, कॉपी पे लिख लो। क्या स्ट्रेच करने के बाद या बेंड करने के बाद वॉल्यूम चेंज होता है, नहीं ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होना। लेंथ अगर 2 टाइम्स, स्ट्रेच कितनी, रेजिस्टेंस कितनी टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होनी है, रेजिस्टेंस और लेंथ में ग्राफ कैसा बनेगा, पता है कैसा ग्राफ बनेगा ये, इसके पास 1 है, पावर 2 है, केड़ी शेप होती है, पैराबोला, केड़ा पैर होएगा, बन गया ग्राफ, आगे आंसर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कहीं कहीं चीजें लिखी नहीं हुई, बट हमें फॉर्मूले से याद रखनी, ठीक है। और रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ बिकम 2 एल, वो तो पता ही है, 4 टाइम्स होनी है, निकाल लीजिए, 2 मार्क क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, वो वाला कब यूज करें, स्ट्रेचिंग में लिखो, यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग ओनली। सेकंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, वाई को कितने पार्ट्स में कट किया? कितने पार्ट्स कट कितने बोलो? 2:3 टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल कितने पार्ट्स हुए? 11 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए टोटल? पहला पार्ट कितना है? 2, दूसरे कितने हैं? 3, उसको भी कितने हैं? 6, टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 11। ओहो देखो, ये देखो, 2 पार्ट्स इसके पास, 3 पार्ट्स इसके पास और 6 पार्ट, टोटल मैंने कितने पार्ट्स बना ले? सुनो, कितने पार्ट्स हो गए टोटल? प्लस करो इनको, बताओ पहले इनको बताओ, प्लस है कितना आएगा? 11 है ना? 11 में से 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, 5 इसके पास है। कह सकते हैं ऐसे, मीन आपकी लेंथ ऐसे है, आपने ऐसे बड़े सारे पार्ट्स कर दिए, कर दी 11 पार्ट्स। पहले 2 पार्ट किसको हो गया? फर्स्ट वाले को। फिर 3 पार्ट्स किसी को हो गया, तो बाकी बचे हुए जितने भी 6 पार्ट किसी को हो गया। कह सकते हैं ऐसा। पहले की लेंथ कितनी होगी? 2x, दूसरी लेंथ कितनी होगी? तीसरी लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ कितनी होगी? फर्स्ट रेजिस्टेंस कितनी होगी पता है? L1 ओवर टोटल इंटू आर कितनी होगी? 2/11 आर। सेकेंड की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 3/11 आर। थर्ड रेजिस्टेंस कितनी होगी? 6/। पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि जब भी आप वायर को डिवाइड कर देते हो ना, तो ईच पार्ट की रेजिस्टेंस कैसे निकालनी होती है। ठीक है, क्या करना है? एंड ऑफ ईच इज कनेक्टेड। देखो सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में है? एंड ऑफ ईच ऑफ दीज 3 पार्ट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस आइडियल वोल्ट। ईच, तीनों कैसे कनेक्ट किए? पैरेलल में। तो और सर्किट में कितना करंट निकला है? 5। क्या 5 एक ने करंट ड्रॉ किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ने? बताओ पैरेलल में आंसर कितना आएगा इनका? कैसे निकालेंगे? करो, कॉपी खोलो, कितना आंसर आएगा? 11R/2, 11 आर नीचे आना, 11/3R, 11/3R, यही आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6R। ऐसे क्या आएगा? 33, 22 + 11 कितना आ गया? R/11 आ गया। ठीक है कि नहीं? R/11 आ गया। अब बताओ सर्किट में वोल्टेज कितनी अप्लाई की है? V = IRP। वोल्टेज 10 है, करंट कितना है? 5। 5R/11 10। R कितना हो गया? 22 आ गया। पहले की रेजिस्टेंस कितनी आएगी फिर बताओ? अगर R22 है तो पहले R1 की कितनी आएगी? ये कितना आएगा? F4। ए कितना आएगा? ए कितना आएगा? 6। लास्ट वाला आ गए। तो बेटे 3 मार्क क्वेश्चन है 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर च आया है। 3 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम रेजिस्टेंस। ओके, कर लेना क्वेश्चन। लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं कमांगे। जो तुम सॉल्यूशन देखोगे ना घर आके पेपर लिखोगे तो बहुत इजी सी। तो पहला की करना है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग में वर्डिंग देख लो, द एंड्स ऑफ ईच ऑफ दी 3 पार्ट बोला हुआ है। इसका मीनिंग तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है। लग गया पता? क्वेश्चन अगर देखिए जाए क्लास 10 से स्टूडेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल हाई है, पर क्लास 12 के लिए सिंपल है। और बट आपको भी तभी क्वेश्चन आएगा अगर आपने किया होगा पहले। ठीक है, चलो एज फोन। ये क्या गिवन है? बल्ब आर रेटेड। कौन है? पावर रेटिंग। पहले बल्ब दी हुई है। पावर रेटिंग जो भी मिले अपनी कॉपी पे लिख लो कि जो भी पावर रेटिंग दी थी ना एग्जामिनर ने, कुछ पूछा होवे ना होवे, कैलकुलेट रेजिस्टेंस। पावर रेटिंग अगर एक बार मिल गई ना आपको, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बताओगे पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस में फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। पहले दी P1 कितना होएगा? V²/R1। R1 कितनी आ गई? V² by P1। R2 कितना आ गया? V² by
P2 पहला था। एग्जामिनर ने 3 नंबर का क्वेश्चन कराया ना, एक नंबर है देख के दे देना कि अगर आपने रेजिस्टेंस निकाली कि नहीं। इसके बाद क्या किया, पहले पार्ट में कैसे कनेक्ट किया सीरीज में, पार्ट 1 बेटे नेट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी R1 प्लस R2, क्या निकालना है, फाइंड द पावर। बताओ पावर सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सीरीज में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है कि करंट सेम होता है, क्या फॉर्मूला लगाइए I²R, सीरीज वाला फॉर्मूला। करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस सॉरी, यही होएगा ना। करो सिंप्लीफाई, बड़े सिंप्लीफाई करो, दोस्तों कितना आंसर आता है। क्या आंसर आ गया। ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आपको कि भाई अगर आपको ये पावर रेटिंग दी हुई है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पावर रिजल्टेंट कितनी होगी, लिखो कॉपी पे, पूरा सॉल्व करो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 से आया आज। 3-4 साल बाद पेपर काफी पेपर रिपीट होता है, ठीक है। इस साल वाला मोर देन 70 to 80% पेपर रिपीट हुआ था, इसी में से आया था, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी बदल देते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। बस वेब नोट करो, सीरीज वाला जल्दी करो। 3 मार्क क्वेश्चन है, 1.5 इसका मिलना है, 1.5 पैरेलल वाले का मिलना है। हो गया नोट। अब ये बताओ जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का, पैरेलल वाली। पैरेलल से रेजिस्टेंस कितना कटी दी है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही करी था ना। कितना आंसर आ जाएगा, एना दोनों रेसिप्रोकल ऐड करांगे, कितना होएगा P1 प्लस P2 बाय, और पावर निकालने का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पैरेलल में, पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज के करंट की लगावांगे फिर V²/RP, कुछ नहीं करना, RP की वैल्यू पुट कर दो तो दसो कितना आंसर आंदा। और ये लर्न भी कर लो, अगर 2 सेल्स की या 2 बल्ब दी, 2 डिवाइसेस की पावर रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज सेम है, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होने हैं और पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन आनी है, ठीक है। तो ये लर्न कर लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। ठीक है, करेंगे। कितने बल्ब है देखो, कितने बल्ब दिए हुए, ये रेशो किसकी दी हुई है, पहले रेजिस्टेंस R है, दूसरे की कितनी है 2R। कैसे कनेक्ट किया, क्या निकालना है, की निकालना बोलो, पावर निकालनी। करिए स्टार्ट। फर्स्ट रेजिस्टेंस कितनी हो गई R, सेकंड कितनी हो गई, नेट कितनी हो गई 3R हो गई। सर्किट में करंट कितना आएगा, आ जाएगा, ये पता लगा कैसे आया, एक रेजिस्टर बाद दूसरा निकालना चाहिए। अच्छा, पावर डिसिपेशन टोटल निकालनी है कि क्रॉस ईच निकालनी है, पहले बल्ब को करंट I² रेजिस्टेंस R1, ठीक है। दूसरे बल्ब को करंट सेम होगा कि वोल्टेज सेम होगी, मान लो पैरेलल से बोल रहा होंगे, फिर P1 होना सी V²/R1, P2 होना सी। तो बहुत सिंपल है, बस देखना ध्यान नाल, पेपर में पैरेलल बोले तो वोल्टेज लेके आनी है, करंट सीरीज बोले थे रेशियो कितनी आएगी, फिर सीरीज में यानी 1:2, पैरेलल में कितनी रेशियो आनी है, एमसीक्यू लिख लो। सेम बल्ब है, एक बार 2 बल्ब को पैरेलल में लगा दिया, एक बार सीरीज में लगा दिया, दोनों में रेशियो पूछ ली।
सो पावर अपनी कॉपी पे लिख लेना, पावर क्वेश्चन ऑन द बल्ब, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर रेशियो, पावर डिसिपेशन, बड़े सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चल रही ठीक है बेटे, काले नोट मेरे पेपर एदे विच ही आना सारा, बाहरों कितों नहीं आना, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर है ना वही करके जाने जे। चलो बताओ भी एदा की करिए, सर्किट में करंट निकालना है। ये वाला बल्ब बैटरी और ये वाला सेल, ये दोनों सेल जो है सीरीज में ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे? नहीं पैरेलल नहीं है। देखो ए कहता करंट में इथों कड्डा क्लॉकवाइज भेजा, ए कहता नहीं मैं क्लॉकवाइज में एंटी भेजना, दोनों ही दोनों कट्टनगे, माइनस नेट ईएमएफ कितनी आएगी 190, रेजिस्टेंस कितनी है 38, कर लेंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, 2 मार्क क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी। देखो 2 वायर्स हैं P1 P2, मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस सेम है कि रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी। लेंथ सेम है बट एरिया की है अलग अलग। कहता जिन्होंने कितना कनेक्ट किया, जॉइंट टुगेदर एंड कनेक्टेड टू सोर्स, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है वायर P1 एंड P2 में, पहले किसमें निकालनी है सीरीज में, बाद में किसमें निकालनी है पैरेलल में निकालनी है। तो सबसे पहले तो शुरू करिए, बोलो बेटे ठीक है। बेटे ठीक है चीज। स्टेप 1, दोनों को पहले किसमें कनेक्ट करें, सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रहता है, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, NA1E VD1 NA2E। बेटे मैं N सेम क्यों रखा दोनों का, मटेरियल सेम है, एरिया वखरा वखरा ना वायर का, E सेम है कि डिफरेंट? इनको ये कट गए, बताओ फिर VD1 बाई VD2 कितने इक्वल आएगा ये, A2 बाई, कोई डाउट इसमें? पहला पार्ट हो गया। ये कौन सा केस था, सीरीज वाला कि पैरेलल वाला? और पैरेलल में क्या सेम रहना, पैरेलल टू वोल्टेज, बट क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वोल्टेज ना रिलेशन पड़े ऐसे नहीं पड़े ना, अभी देखते ही करना। इन्हें कर लिया नोट, इतना हमें पता है I1 R1 इक्वल टू क्यों होना है, ठीक है। सो I1 बाय I2 कितना होना है, सेकंड केस है ये, कौन सा वाला है, I1 I2 किसके इक्वल आना है, R2 बाय I1 कितना आना है NA1E VD1 NA2E, और रेजिस्टेंस कितनी थी R2 बाय R1 A1 बाय A2